बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। स्टूडेंट, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका एक हिस्सा हमने स्टडी कर लिया। आज हम इसी टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, इसके हमने पहले 7 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिए। आज हम 8वें पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 8th पॉइंट क्या है? लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट। जो लिथियम कंपाउंड बनाता है, दोज कंपाउंड्स आर डोमिनेंटली कोवलेंट। स्टूडेंट, मैं यहीं पे आपको ये बात क्लियर करवा देना चाहता हूं कि आखिर लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट क्यों होते हैं। स्टूडेंट, इसकी वजह जरा सुन लीजिएगा। हमने ये पढ़ा था कि कोवलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन पावर के। पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्वल है चार्ज ओवर साइज। स्टूडेंट्स, जब आप अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली मेटल में लिथियम इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ग्रुप। इसका मतलब यह है कि अगर ये टॉप ऑफ द ग्रुप है तो इसका साइज सबसे छोटा, जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, कोवलेंट चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। और स्टूडेंट, जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या होगा? ज्यादा। तो स्टूडेंट, यहां से बात क्लियर हो गई कि लिथियम ज्यादातर कोवलेंट करैक्टर शो करता है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई इट्स हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट, इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अभी हमने ये बात साबित की कि जो लिथियम है इसके कंपाउंड्स भी क्या हैं? कोवलेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के कंपाउंड भी कोवलेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वह भी कोवलेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के मुताबिक लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन कोवलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट इस पॉइंट में क्या है? एंड द अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अल्काइल और एराइल क्या है। स्टूडेंट्स, अल्काइल लिथियम या एराइल लिथियम, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर में ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स पढ़े थे, वो भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी जिसमें ऑर्गेनिक पोर्शन कार्बन मौजूद है और उसके साथ कोई मेटल लगी है। तो जब मैं कहता हूं अल्काइल लिथियम, यानी लिथियम के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल मिथाइल रेडियम, फॉर एग्जांपल इथाइल लिथियम। स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप अल्काइल की जगह कोई एराइल ग्रुप ले लें, एराइल ग्रुप का मतलब है कि जो एरोमेटिक रिंग से डिराइव्ड हो, तो वो क्या बन जाएगा? एराइल लिथियम। जैसा कि मैंने आपके सामने अल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम दोनों की एक एक एग्जांपल रखी। दोबारा स्टूडेंट्स, द अल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट, इसकी वजह क्या है कि चाहे अल्काइल है चाहे एराइल है, उनमें मौजूद है कार्बन। अब कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने साबित किया कि जो लिथियम है ये भी कोवलेंट करैक्टर रखता है। तो इसका मतलब है जब लिथियम कार्बन के साथ मिलेगा तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी क्या होगा? कोवलेंट होगा, यानी इनकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट, 9th पॉइंट इसका क्या है कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ना यहां पे एक अगेन सिंपल सा शॉर्टकट बता देता हूं, हमने पहले भी पढ़ा है। याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल स्टूडेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट, अगर आप अल्कली मेटल की बात करते हैं तो मैं आपको सिर्फ अगर 2 एग्जांपल्स दूं, लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज
520 किलो जूल पर मोल। इससे नीचे सोडियम है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। तो चूंकि स्टूडेंट्स लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स 10th पॉइंट पर आ जाइए। व्हेन एसिटाइलिन is passed over strongly heated lithium, it does not produce lithium acetylides but other alkali metals form the corresponding metallic acetylides। स्टूडेंट मैं आपको ना इसकी पहले अगर मिसाल दे दूं, ये आपने सेकेंड ईयर में ही चैप्टर नंबर 8 में एक टॉपिक पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट इस एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस में क्या मुराद है कि जब आप टर्मिनल अल्काइंस क्या है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो एट द कॉर्नर ऑफ चेन, रिएक्ट करती हैं अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम। तो स्टूडेंट्स यहां से मेरे पास बनता है डाई सोडियम, ये जो कंपाउंड है डाई सोडियम एसिटाइलाइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट ये जो डाई सोडियम एसिटाइलाइड बना है दैट इज आयोनिक इन नेचर, यानी इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और सोडियम, कार्बन के ऊपर सॉरी नेगेटिव और सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन से नतीजा निकला कि जब भी अल्कली मेटल टर्मिनल अल्काइन से मिलती हैं तो उन अल्कली मेटल और टर्मिनल अल्काइन में मौजूद कार्बन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स अब अल्कली मेटल कार्बन के साथ यानी अल्काइंस में, टर्मिनल अल्काइंस में तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा कि जो लिथियम है, लिथियम अपने कंपाउंड्स में ज्यादातर क्या है, कोवलेंट है ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजेशन पावर। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम टर्मिनल अल्काइन के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल अल्काइन से जब अल्कली मेटल्स मिलती हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन लिथियम आयोनिक की बजाय कोवलेंट करैक्टर रखना ज्यादा पसंद करता है। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास 10th पॉइंट। अब आ जाइए नेक्स्ट जी स्टूडेंट, 11th पॉइंट है लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। स्टूडेंट इसमें शॉर्टकट फिर वही है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कह लें या मेटेलिक करैक्टर कह लें। याद रखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। तो जो कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है अल्कली मेटल्स में, इस वजह से इसका मेटेलिक करैक्टर या इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, कम। स्टूडेंट फिर क्या कहता है, दस इट्स कार्बोनेट CO3-2 कार्बोनेट and nitrates are not so stable and therefore they decompose giving lithium oxides। यानी अगर मैं लिथियम के कार्बोनेट की बात करता हूं तो लिथियम का कार्बोनेट क्या है, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। जब आप इसको डिकम्पोज करवाते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से बनता है लिथियम ऑक्साइड along with कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट क्या है, LiNO3, जब आप इसको डिकम्पोज करवाते हैं तो स्टूडेंट यहां से भी क्या बनता है, लिथियम ऑक्साइड, साथ में स्टूडेंट बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड along with the formation of oxygen। स्टूडेंट्स अब जरा बात गौर से समझिएगा यहां पर कि जो लिथियम कार्बोनेट है या लिथियम नाइट्रेट है ये डिकम्पोज हो जाते हैं किस में, लिथियम के ऑक्साइड। अब स्टूडेंट यहां पे इसकी रीजन क्या बनेगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कैटाइन और एनाइन का साइज कंपेरेबल हो तो उनके दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। स्टूडेंट जब आप लिथियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट में जो कार्बोनेट है इट हैज लार्ज साइज एज कंपेयर टू द लिथियम।
अब स्टूडेंट जब इसका साइज लार्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम और कार्बोनेट के दरमियान में जो अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन जो बॉन्ड है, वो अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। स्टूडेंट जब आप इसको हीट करते हैं तो लिथियम अपने कार्बोनेट से कन्वर्ट हो जाता है किस में, अपने ऑक्साइड में। और अब अगर आपसे मैं स्टूडेंट कहूं कि अगर एक तरफ कार्बोनेट है एक तरफ ऑक्साइड है, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर जो ऑक्साइड है उसका साइज क्या है, छोटा, और कार्बोनेट का साइज क्या है, बड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि वाई लिथियम कार्बोनेट डीकंपोज इनटू लिथियम ऑक्साइड, तो आप कहेंगे कि सर जो लिथियम कार्बोनेट है इसमें कार्बोनेट का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वीकर है, जो अट्रैक्शन है वो वीकर है। और स्टूडेंट अगर ये अट्रैक्शन, ये बॉन्ड वीकर है, तो इसका मतलब है कि इसकी लेटिस एनर्जी क्या है, कम। और स्टूडेंट जब लेटिस एनर्जी कम है तो याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी भी क्या है, कम। मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूं, याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटिस एनर्जी के, और लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। अब स्टूडेंट ये जो साइज है ना, ये ना सिर्फ कैटाइन का है बल्कि एनाइन, यानी कंपाउंड में मौजूद कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। जब दोनों का साइज छोटा होगा, दोनों की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, आप फिर ये बात कहेंगे कि सर लिथियम कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड में टूटता है क्योंकि लिथियम कार्बोनेट में एनाइन का साइज बड़ा, लिथियम ऑक्साइड में एनाइन का साइज छोटा। तो सर जब बड़े साइज से वो छोटे साइज में चला जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी चार्ज डेंसिटी, उसकी लेटिस एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। यही मामला है स्टूडेंट लिथियम नाइट्रेट के केस में। यहां पे जो नाइट्रेट है इट हैज लार्ज साइज, और जब आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, अपने ऑक्साइड में। यानी यहां पे नाइट्रेट जो एनाइन है इट हैज लार्ज साइज, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। लेकिन जब ये अपने ऑक्साइड में जाता है तो ऑक्साइड जो एनाइन है इसका साइज छोटा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी, इसकी लेटिस एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट ये तो मैंने आपसे बात कही लिथियम की। अगर मैं दूसरी अल्कली मेटल्स की बात करूं, यानी कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते। स्टूडेंट जैसे मैं आपके सामने लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं पोटासियम कार्बोनेट की, K2CO3। स्टूडेंट अब मैं जब पोटासियम कार्बोनेट को हीट करूंगा ना, तो एक लम्हे के लिए सोच लें कि पोटासियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो पोटासियम भी अपने ऑक्साइड में चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जरा गौर कीजिए कि आप कहेंगे कि सर कार्बोनेट का साइज क्या है, बड़ा। सर जो ऑक्साइड बना है उसका साइज क्या है, छोटा। तो इसका मतलब है पोटासियम कार्बोनेट को फौरन डिकम्पोज होना चाहिए, किस में, अपने ऑक्साइड में। लेकिन स्टूडेंट यहां पे मामला ऐसा नहीं। इस हकीकत के बावजूद के पोटासियम कार्बोनेट में कार्बोनेट का साइज बड़ा और पोटासियम ऑक्साइड में ऑक्साइड का साइज छोटा, लेकिन स्टूडेंट ये तो जरा गौर कीजिए कि कार्बोनेट और ऑक्साइड यानी N9 का साइज कार्बोनेट से ऑक्साइड में जाके छोटा हो गया। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो कैटाइन है वो तो पोटासियम कार्बोनेट में भी पोटासियम है, और पोटासियम का जो ऑक्साइड बना है उसमें भी पोटासियम है, और पोटासियम का जो साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। यानी मैं बात यह करना चाह रहा हूं कि नो डाउट कि पोटासियम कार्बोनेट भी पोटासियम ऑक्साइड में जाता है तो अगर उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा। लेकिन स्टूडेंट बात यह है कि पोटासियम का साइज जो कार्बोनेट की शक्ल में है या ऑक्साइड की शक्ल में है, अब इनका साइज कार्बोनेट की शक्ल में या ऑक्साइड की शक्ल में है तो पोटासियम ही ना, और पोटासियम का साइज अपने ग्रुप में लिथियम के लिहाज से क्या है, बहुत बड़ा। तो अब अगर N9 छोटा भी हो गया, कार्बोनेट से ऑक्साइड भी में चला गया, तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटाइन का साइज तो हमारे पास क्या हो चुका, बहुत बड़ा। यानी पोटासियम कार्बोनेट में भी है और पोटासियम अपने ऑक्साइड में भी है। तो जब साइज में कोई इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आई तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट वो डिकम्पोज होना पसंद नहीं करेंगे। स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। यानी नाइट्रेट डिकम्पोज तो होते हैं लिथियम के और सोडियम के, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, डिफरेंट। जैसे लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ तो लिथियम ऑक्साइड बना, लेकिन दूसरी अल्कली मेटल्स की बात करें, लेट्स सपोज
हम सोडियम नाइट्रेट की बात कर लें, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होगा, ये भी डिकम्पोज, और डिकम्पोज होने से ये क्या बना देगा हमारे पास, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 along with ऑक्सीजन। तो डिकम्पोज लिथियम के नाइट्रेट भी हो गए, सोडियम के भी हो गए, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गई चेंज। लिथियम के केस में क्या बनता है, ऑक्साइड, और सोडियम के केस में क्या चीज बन जाता है, नाइट्राइड। स्टूडेंट नाइट्रेट होता है NO3-1, नाइट्राइड, नाइट्राइड दैट इज NO2-1। सॉरी स्टूडेंट, ये है नाइट्राइड T से। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ, अगेन कि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है और सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। स्टूडेंट 12th पॉइंट पर आ जाइए, लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड। जैसा कि हमारे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, यानी रेड हॉट, बहुत ज्यादा हीट अप कर देते हैं, तो ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है दैट डिकम्पोज इनटू लिथियम ऑक्साइड along with वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर। अब स्टूडेंट आगे क्या है, बट अदर अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन। जो दूसरी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज नहीं होती। स्टूडेंट यहां पे भी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है ये अपने ऑक्साइड में टूट जाता है, तो स्टूडेंट उसकी वजह क्या है कि यहां पे जो हाइड्रोक्साइड है इसका साइज क्या है, बड़ा। जब इसका साइज बड़ा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, जब चार्ज डेंसिटी कम है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम है, जब लैटिस एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि आप इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर किसमें चला जाएगा, अपने ऑक्साइड में चला जाएगा, और ऑक्साइड का साइज हाइड्रोक्साइड की निस्बत क्या है, कम। साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब आप स्टूडेंट यहां से ये बात कहें, और अच्छा एक और बात कि यहां पे लिथियम और हाइड्रोक्साइड का साइज कंपेरेबल नहीं है, हाइड्रोक्साइड का साइज बहुत बड़ा है और लिथियम का साइज छोटा। अगर साइज कंपेरेबल नहीं है तो फिर इसका मतलब है बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जब वही लिथियम अपने ऑक्साइड में जाता है तो साइज क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। स्टूडेंट आप कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी डिकम्पोज होना चाहिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को भी, यहां पे रीजन फिर वही आप देंगे कार्बोनेट वाली, कि नो डाउट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अगर एक लम्हे के लिए सोचें तो डिकम्पोज होगा अपने ऑक्साइड में। तो सर यहां से देखें ना, हाइड्रोक्साइड OH में, जैसे मैं अगर आपको क्लियर इक्वेशन के जरिए से बताऊं तो मैं क्या कहूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटा किस में, अपने ऑक्साइड में, तो सर अब भी हाइड्रोक्साइड टूट के एक छोटे एनएन ऑक्साइड में चला गया, लेकिन स्टूडेंट सोडियम का तो साइज अब ऑलरेडी क्या हो चुका, ज्यादा, जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। स्टूडेंट ये तो था 12th पॉइंट। अब आ जाइए 13वें पॉइंट पे, और 13वां पॉइंट क्या है हमारे पास, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स N-3, जहां पे नाइट्रोजन N-3, while other members of the group do not give this reaction। यानी जब लिथियम जो है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, N2। ये चलिए स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे अगर बनाऊं N2, तो यहां से स्टूडेंट बनता है हमारे पास लिथियम नाइट्राइड। लेकिन दूसरी अल्कली मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देती। सिंपल स्टूडेंट्स, जैसे याद कीजिए कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है ना तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, यानी Li2O, एक ऑक्सीजन का आइटम लगता है। स्टूडेंट यही यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के आगे चल रहा हूं। जो नाइट्रोजन है ना, याद रखिएगा ये बॉन्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्गर है और इसकी बॉन्ड एनर्जी तकरीबन 941 किलो जूल पर मोल है। लेकिन स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो लिथियम है ना, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है।
इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होती है। जे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ, एक नाइट्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट, और बना देता है क्या, लिथियम नाइट्राइड। लेकिन जो अदर अल्कली मेटल है उनका साइज बढ़ाने की वजह से उनकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से उस नाइट्रोजन को अपने साथ अटैच नहीं कर पाते। स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है हमारे पास वो है lithium chloride has exothermic heat of solution whereas chlorides of sodium and potassium have endothermic heat of solution। स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक बात कर देना चाहता हूं कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है ना तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। स्टूडेंट सॉल्यूशन बनने के ना दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप क्या है, एक स्टेप क्या है कि जब आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो पहले स्टेप में क्या होता है कि सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अगर इस चीज को आपको मैं डेमोंस्ट्रेशन की शक्ल में दिखाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि आपने लेट्स सपोज कोई सल्यूट है, जब आप उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो पहले स्टेप में क्या होगा, सल्यूट के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर हुए, फोर्सेस कम हुई, इसका मतलब है इस दौरान एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यानी ये प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। अगले स्टेप में क्या होता है कि फिर सल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसका मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब स्टूडेंट यहां से दो कंसेप्ट निकला है कि अगर सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान, इफ the force of attraction between solute and solvent particles are greater than solute or solvent, then the heat of solution is exothermic। और अगर इसका उलट कर लें, सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई एज कंपेयर टू सल्यूट और सॉल्वेंट, देन इट विल बी एंडोथर्मिक, ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो मैंने आपसे जनरल एक प्रिंसिपल डिस्कस किया सॉल्यूशन फॉर्मेशन का। स्टूडेंट जब मैं अपने इस पर्टिकुलर कांसेप्ट की बात करता हूं कि जब आप लिथियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब आप लिथियम क्लोराइड को पानी में ऐड करेंगे ना तो इसमें भी दो स्टेप्स होंगे। जैसे ही आप लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पानी में डालते हैं तो पहले स्टेप में क्या होगा, लिथियम का आयन अलग, क्लोराइड का आयन क्या हो जाएगा, अलग। अब ये आयन्स अलग हो जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इन आयन्स के गिर्द आएगा, इन्हें सराउंड करेगा और अट्रैक्ट करेगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और ये जो लिथियम या क्लोराइड आयन है, इनको जब पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करेगा तो इनके दरमियान में जो फोर्स बनेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और स्टूडेंट याद रख लीजिए कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी अगेन आपने पढ़ा चार्ज ओवर साइज। तो अगर आप लिथियम की बात करें या क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम या क्लोराइड का साइज क्या है, छोटा। जब साइज छोटा है तो इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब है कि इन आयंस के गिर्द जो पानी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा। जब स्टूडेंट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना तो इसका मतलब है कि यहां से एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम रिलीज, क्योंकि साइज क्या है, छोटा। लेकिन अगर आप मैं स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड या पोटासियम क्लोराइड की बात करता हूं तो यहां पे सोडियम पोटासियम का साइज क्या है, बड़ा। जब साइज बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम, जब चार्ज डेंसिटी कम तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। यानी जो फोर्सेस बनेंगी बिटवीन सोडियम और पोटासियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल वो फोर्सेस वीक होंगी। इसका मतलब है कि रिलीज्ड एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कब, जब आपने KCl या NaCl में क्रिस्टल में से सोडियम को और क्लोराइड को आपने क्या करना था, सेपरेट करना था। तो इस तरह से लिथियम क्लोराइड की एक्सो हो जाती है और बकिया की एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन हो जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, लिथियम कार्बाइड is the only alkali metal carbide formed readily by the direct reaction। यानी ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें लिथियम डायरेक्टली कंबाइन करता है किसके साथ, कार्बन के साथ, टू फॉर्म लिथियम कार्बाइड। स्टूडेंट
क्या वजह है इसकी कि सर अल्कली मेटल में कोई और कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ लिथियम रिएक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसकी अगेन वजह क्या है कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड। और स्टूडेंट लिथियम भी बनाना पसंद करता है कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। तो जब कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड और लिथियम भी कोवलेंट बॉन्ड, इसका मतलब है दोनों की राय, दोनों की जो नेचर है, ख्वाहिश है, वो क्या हो जाती है, सेम। तो इसका मतलब है लिथियम और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड भी क्या होता है, बड़ा ही स्टेबल होता है। बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की जो सलाहियत है, कोवलेंट कैरेक्टर की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। दे डोमिनेंटली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से वो कार्बन के साथ डायरेक्ट मिलना पसंद नहीं करती। स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर डिस्कस किया था और मैंने आपके साथ 15 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और इन 15 पॉइंट्स में मैंने आपको यह बात साबित करने की कोशिश की है कि जो लिथियम है ये अपने बकिया ग्रुप मेंबर से क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से तो डिफरेंटली बिहेव करता है, पर ये सेकंड ग्रुप में मौजूद मैग्नीशियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शेयर। यानी फर्स्ट ए ग्रुप में मौजूद लिथियम और सेकंड ए ग्रुप में मौजूद जो मैग्नीशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। और इस रिजेंबलेंस को, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। स्टूडेंट अब जरा देखते हैं कि किस तरह से ये लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करता है। और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम। तो पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आखिर सर ये लॉजिक क्या बनी, लिथियम पहले ग्रुप में से है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में से है। तो लॉजिक का भी जिक्र करके आया क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, डायगोनली ऑपोजिट। खैर बहरहाल पहले देखते हैं दैट व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल इन मेनी रिस्पेक्ट्स टू दोज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड which are diagonally opposite to them. This resemblance is called diagonal relationship. जैसा कि स्टूडेंट अगर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में कि हमारे पास सेकंड पीरियड में मौजूद है लिथियम और थर्ड पीरियड में मौजूद है मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ क्या है, डायगोनली ऑपोजिट। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या करेंगी, रिजेंबल। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें ना तो सेकंड पीरियड में जो हमारे पास मौजूद है बोरॉन, बोरॉन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी किसके साथ, थर्ड पीरियड में मौजूद सिलिकॉन के साथ, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, डायगोनली ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स डायगोनली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिस्ट्री एक दूसरे से क्या करेगी, मैच करेगी। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने ये बात रखने लगा हूं कि किस तरह से लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसके लिए क्या किया, एक कॉलम की शक्ल में कंपेयर कर लूंगा। एक तरफ मैंने लिख दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम और दूसरी तरफ मैंने लिख दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम। स्टूडेंट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज 123 पिकोमीटर, while the atomic radius of magnesium is 136 पिकोमीटर which is close to each other. इसी तरह स्टूडेंट दूसरी अगर बात की जाए, आयोनिक रेडियस Li+1, आयोनिक रेडियस ऑफ लिथियम इज 0.60 एंगस्ट्रॉम, while आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम Mg2+ इज 0.65 एंगस्ट्रॉम। जरा गौर कीजिएगा कि ये दोनों वैल्यूज भी एक दूसरे के क्या हैं, बहुत करीब। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लिथियम है, लिथियम फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं ये क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं और अपॉन डीकंपोजिशन दे प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह मेरा पुत्र जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म इनसॉल्युबल carbonates and upon decomposition they convert into magnesium oxide along with carbon dioxide. स्टूडेंट इसी तरह अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, lithium reacts with water to form lithium hydroxide along with the release of hydrogen. तो स्टूडेंट इसी तरह magnesium react with water to form magnesium hydroxide और यहां से रिलीज करता है क्या, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप बढ़ें तो लिथियम रिएक्ट्स विद एसिड लाइक HCl टू फॉर्म लिथियम साल्ट
यानी लेट्स सपोज अगर आपने HCl लिया तो लिथियम क्लोराइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी तरह स्टूडेंट मैग्नीशियम भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा भी है बल्कि इस टॉपिक में कि लिथियम हाइड्रोक्साइड अपॉन हीटिंग डीकंपोज इनटू इट्स ऑक्साइड अलोंग विद वाटर। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो ये डीकंपोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और वाटर। और स्टूडेंट आखिरी जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि जो लिथियम नाइट्रेट है अपॉन डीकंपोजिशन प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड अलोंग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और याद रखिएगा कि जब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यह भी डीकंपोज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो रिजेंबल करती हैं लिथियम और मैग्नीशियम की। तो इस टॉपिक में हमने पहले ये साबित किया कि लिथियम अपने बकिया ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है, बट लिथियम रिजेंबल करता है इन प्रॉपर्टीज विद द मैग्नीशियम। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी क्लियर हुई होंगी। और जाते जाते स्टूडेंट मैं आपको लिथियम का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज, वैसे तो बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं लेकिन आपको एक ऐसा यूज है जो सुन के पढ़ के बड़ी खुशी होगी, और वो ये है कि लिथियम आयन इज यूज्ड इन, यानी लिथियम इज यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरी। स्टूडेंट आप लोग ये जो सेल फोन मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं तो आप अगर देखें ना तो आजकल जितने भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं इन सब में जो बैटरीज हैं वो सारी की सारी बैटरी क्या मौजूद है, उनमें लिथियम आयन्स मौजूद हैं जिनमें एनोड के थोड़ पे लिथियम जो है वो अपना रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो ये डोमिनेंट यूज है किसका, लिथियम का। इसके अलावा और भी बहुत से यूजेस हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम के साथ मिलके एयरक्राफ्ट जो प्लेन्स वगैरह हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ एक दो यूज इसके रखे। और जाते जाते स्टूडेंट आपके लिए एक बात, चूंकि बैटरी की बात हुई, मोबाइल फोन की बात हुई, मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है, आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, पॉजिटिव यूज इसका है। हो सकता है कि आप ये लेक्चर भी अपने मोबाइल फोन में सुन रहे हो, मोबाइल फोन का पॉजिटिव यूज तो है, लेकिन मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसने हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दोस्त बहन भाई आपस में बैठे हैं तो वो बजाय इसके कि आपस में बातचीत करें उनका ध्यान मोबाइल फोन में होता है। तो कोशिश कीजिए कि इस मोबाइल फोन पे अपनी जिंदगियों को इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना करें। फ्रेंड्स मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलाम।